दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 14 पेशकश मीरे कारवां। जब मैं तहखाने से निकलकर कोठी के बैरूनी हिस्से में पहुंचा तो मेरा दिमाग बड़ी ही तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। हादम हुसैन के मुताबिक एक सफेद हायरूफ हमारा ताकुब करते हुए वहां तक पहुंची थी और शाहजमाल रोड पर एक ऐसी जगह रुक गई थी जहां से उस कोठी के गेट पर निगाह रखी जा सके। इसका मतलब ये था कि मैं जैसे ही कोठी के गेट से बाहर निकलता ताकुब करने वालों की नजरों में आ जाता। अभी तक कोठी की अंदरूनी फिजा में अमनो अमान कायम था। इसका ये मकसद नहीं था कि ये अमन हमेशा कायम रहेगा। वो लोग ज्यादा इंतजार से उकताकर अंदर भी दाखिल हो सकते थे। मुझे जो कुछ भी करना था बहुत ही कम वक्त में करना था। मैंने अपनी कार्रवाई के लिए 15 मिनट का वक्त तय कर लिया और दबे कदमों से चलते हुए कोठी के अकबी हिस्से में आ गया। कोठी की चार दीवारी लगभग 5 फुट थी। मैंने एक मुनासिब जगह से अकबी दीवार को फलांगा और कोठी से बाहर आ गया। ये एक वीरान अकबी गली थी। किसी ने मुझे कोठी से बाहर कूदते हुए नहीं देखा था क्योंकि किसी जी रूह के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं तेज कदमों से चलते हुए गली के सिरे पर पहुंचा और फिर घूमकर सामने वाली सड़क पर आ गया। यहाँ से कोठी का बैरूनी गेट और शाहजमाल रोड वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने पहले ही नजर में उस सफेद हायरूफ को देख लिया था जो हादम हुसैन के बकौल हमारे ताकुब में वहां पहुंची थी। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से वो सुजुकी हायरूफ तो मुझे दिखाई दे रही थी मगर मैं उन लोगों को नजर नहीं आ सकता था। वो तीनों अभी तक हायरूफ के अंदर ही इत्मीनान से बैठे थे जिससे लगता था कि फिलहाल उनका रेड का कोई इरादा नहीं था। मुझे इसी मौके से फायदा उठाना था। मैं मुख्तात अंदाज में कदम उठाते हुए एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर पहुंच गया। मैंने दूर से उस दुकान को जब देखा तो उस पर मुझे पब्लिक कॉल ऑफिस का महसूस बोर्ड लटका दिखाई दिया था। कोल्ड ड्रिंक्स की मज़कूरा दुकान सफेद सुजुकी की हायरूफ से ज्यादा फासले पर नहीं थी और इत्तेफाक से ये उसके अकब में वाक़या थी। जब कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर पहुंचा तो उस वक्त एक शख्स फोन बंद करके दुकान से निकल रहा था। ये मेरे हक में अच्छा ही हुआ। मैंने दुकान के मालिक की इजाजत से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फरीद पाशा का नंबर डायल करने लगा। इस दौरान में मैंने खुद को एक ऐसे रुख पर फेर लिया जहां से मुझे सफेद हायरूफ और उसमें मौजूद तीनों अफराद वाज़ेह तौर पर नजर आते रहे। तीसरी घंटी पर फोन रिसीव कर लिया गया। मेरी समाज से एक नस्वानी आवाज टकराई। मैंने पलक झपकने में इस आवाज को पहचान लिया। वो फरीद पाशा की बीवी नायला थी। मैंने शाइस्ता लहजे में उससे मुहातिब करते हुए कहा, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? वो चहकी, अपने देवर की दुआओं की तुफैल बाहरियत हूँ, तुम कहाँ पर हो? मेरे पास चहकारों के तबादले का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसे अपनी हैरियत से आगाह करते हुए सवाल किया कि पाशा कहाँ पर है। नायला को ये बात अच्छी तरह मालूम होती थी कि फरीद पाशा मुझसे किस नोयत का बेतकल्लुफ तकल्लुम चाहता है, इसलिए वो मेरे तर्ज तहातुब का बुरा नहीं मानती थी। पाशा उसे अपने छोटे मोटे मामला से आगाह रखता था। नायला को मेरी मौजूदगी में उसने बताया था कि वो मुझसे किस किस्म की बेतकल्फी का हाँ है। जवाब में मैंने पाशा पर वाज़ेह कर दिया था कि मैं नायला को आप जनाब ही से मुहातब करूंगा। मेरे इस रवैये ने नायला को बहुत ही मुतासर किया था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा कि वो वॉशरूम में है, तुम जरा होल्ड करो। बल्कि जरा ठहरो, होल्ड करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी से बोली। वो वॉशरूम से निकल आए हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद ईयरपीस में मुझे फरीद पाशा की आवाज सुनाई दी, हाँ वजदान, उधर क्या रही? उसने बराह रास्त मुझे वजदान कहकर मुहातब किया था, जिससे जाहिर होता था कि फोन का रिसीवर थमाने से कबल नायला उसे मेरे बारे में इशारा देकर बता चुकी थी। मैंने पाशा के सवाल के जवाब में निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे यहाँ की सूरत हाल के बारे में बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, हादम हुसैन के साथ तो तुमने बहुत अच्छा सलूक किया है। ऐसे नमक हराम इससे भी ज्यादा बदतरीन सलूक के मुस्तहिक होते हैं। 2-4 दिन तक उसे वहीं तहखाने में उल्टा लटका रहने दो, फिर इसकी खबर लेंगे। हाँ, चकराने वाली चमगादड़ों को भी तो मालूम हो कि अल्लाह ने कैसे कैसे जनावर पैदा किए हैं। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, तुमने ताकुब करने वाले जिन अफराद का जिक्र किया है वो हासी फिक्र अंगेज सूरत हाल है। इन हालात में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो होगी। फिलहाल मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैंने नीची आवाज में कहा। उसके साथ ही सफेद हायरूफ को भी मैं निगाह में रखे हुए था। पाशा, मैंने इन 3 अफराद से निपटने के लिए एक शार्ट लाहे अमल एक्ट अपने जहन में तरतीब दे लिया है। मैं इन लोगों को किसी तरह घेर घार कर कोठी में दाखिल होने पर मजबूर करूंगा, फिर इनकी असलियत और मुझसे दुश्मनी का भांडा फूट जाएगा। पाशा ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मुझे यकीन है तुम इन तीनों पर भारी पड़ोगे, लेकिन मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा कि
कि अगर किसी दंगा फसाद के बगैर वहां से निकलकर मेरे पास आ सकते हो तो चले आओ। दंगा फसाद और उठा पटक तो अब बहुत जरूरी हो गई है पाशा, मैंने दो टोक लहजे में कहा। मुझे पूरा यकीन है कि सिकंदर का राब्ता मेरे दुश्मन अव्वल चौधरी नवाज अली के किसी कारिंदे से हो गया है। सफेद हाई रूफ में सिकंदर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मगर इन अफराद में से किसी न किसी की जुबान ये राज जरूर उगल देगी। मैं ये राज जाने बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझते हो वो करो, पाशा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं पूरे हलूस से तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। मुझे उम्मीद है तुम उन लोगों से चार चार हाथ करके बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। बिलफर्ज अगर मैं किसी लंबे चौड़े टंटने में उलझ जाता हूँ और तुम्हारी तवक्का के मुताबिक मुझे तुम्हारे पास पहुंचने में ताहीर हो जाती है तो मेरे बारे में फिक्रमंद ना होना। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा या तुमसे टेलीफोनिक राब्ता करूंगा। तुम्हारी निशान पेट्रोल कोठी के अंदर महफूज खड़ी है, तुम जब चाहो उसे वहां से निकाल सकते हो। यार तुम इंसान की फिक्र में खुद को दुबला पतला मत करो, वो कहीं नहीं जाती। लेकिन पाशा तुम्हारी निशान एक नई नवेली जीप है, मैंने संजीदगी से कहा, और लाखों की मालियत। वो कथा कलामी करते हुए बोला, मैंने तुम्हें यार कहा है वजदान, तुमने मुझे देखा है, अभी मेरी यारी नहीं देखी। मैं अपने दोस्तों की खातिर जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। 40-50 लाख की जीप क्या हैसियत रखती है। मुझे तुम्हारी जुबान पर एतबार है पाशा, मैंने कहा। मैं भी इसी किस्म की दोस्ती का कायल हूँ, लगता है हमारी खूब नभेगी इंशाल्लाह, वो तहे दिल से बोला। गनीमत यह था कि हमारी इस गुफ्तगू के दौरान में फोन इस्तेमाल करने वाला और कोई जरूरतमंद उस पीसीओ पर नहीं आया था कि कोल्ड ड्रिंक का कोई खरीदार भी उधर नहीं फटका। उससे ये भी जाहिर हुआ कि वो दुकान ज्यादा नहीं चलती थी, जो मेरे लिए हासी सूदमंद साबित हुई। मैंने इस गुफ्तगू के एख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, पाशा तुमने मुझे बताया था कि हादम हुसैन एक दो मरतबा तुम्हारे साथ इस कोठी पर आया था, मगर उसका कहना है कि वो यहाँ बाकायदा ड्यूटी कर चुका है। उसका दावा दुरुस्त है, पाशा ने तस्दीकी अंदाज में कहा। हादम हुसैन को मैंने इस कोठी पर क्याम के बिल्कुल आखिरी दिनों में मुलाजिम रखा था और फिर गुलबर्ग 3 वाली कोठी में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। क्या नया सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर आ गया है? हाँ, मैंने तुम्हारे जाते ही उसे कॉल किया था। पाशा ने बताया कि वो आधे घंटे के अंदर यहाँ मौजूद था और इस वक्त वो बाकायदा ड्यूटी पर है। उमरदीन नामी इस गार्ड को मैंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कंपनी से हासिल किया है, जो अपने मुलाजमीन का बाकायदा रिकॉर्ड रखती है। हादम हुसैन के रेफरेंस के बगैर मेरे पास आया था, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मैंने उमरदीन को यही बताया है कि साबिक गार्ड को गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मैंने नौकरी से निकाल दिया है। ठीक है, इसी तरह नया गार्ड ज्यादा फर्ज शनासी का मुजाहरा करेगा, मैंने कहा। इसके अलावा भी तुम अपनी हिफाजत को पहले से ज्यादा मजबूत और फाल बनाने के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। याद रखो, अब तुम्हारा वास्ता बहुत ही खतरनाक लोगों बल्कि मुजरमों से है, जो सफाकी में अपनी मिसाल आप हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम भी मेरी एक बात नोट कर लो वजदान, वो अपने महसूस अंदाज में बोला। उस वक्त पीसीओ में 2 अफराद दाखिल हुए और मुझे फोन के साथ मसरूफ देखकर एक जानब खामोशी से खड़े हो गए। मैं समझ गया कि वो मेरे रिसीवर रखने का इंतजार कर रहे हैं। पीसीओ में सिर्फ एक ही फोन सेट रखा हुआ था। मैंने पाशा से बात का जवाब में कहा, हाँ बोलो, मैं नोट कर रहा हूँ। इस मर्तबा में कदरे बुलंद आवाज में बोला। उसने कहा कि अगर खतरनाक मुजरमों से मेरा पाला पड़ा है तो तुम जैसा एक जिगरी दोस्त भी मेरी फहरिस्त में शामिल हो गया है। मैं आज ही मिनहाज बाकर को फोन करके तुम्हें यहाँ भेजने का शुक्रिया अदा करूंगा। इससे पहले कि वो इस रो में मजीद आगे कदम बढ़ाता, मैंने गुफ्तगू के सिलसिले को मौकूफ करते हुए कहा, अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, वो लोग हाई रूफ से बाहर आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ से बात सुने बगैर मैंने अल्लाह हाफिज कहकर वाकई रिसीवर रख दिया। कुदरत की कारहानी में हर काम का एक एक वक्त मुकर्रर है, कोई काम उस मुकर्रर वक्त से पहले नहीं हो सकता। इसी तरह किसी काम में ताहीर भी मुमकिन नहीं। बाज अक्ल के अंधे ताकत की जम में खुद को अक्ल कुल तस्लीम करते हैं और ये लोग समझते हैं कि वो मुस्तकबिल का हाल जानते हैं और आने वाले वक्त और कामों के ज़हूर पजीर होने के बारे में बता सकते हैं। अंदाजों और कियासियात की बात अलग है, कभी कभार तुक्के तीर से ज्यादा सीध में लगते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई आमिल या कामिल कुदरत के फैसलों से कबल अज वक्त आगाह हो सकता है या होता है या हो जाता है, तो इससे ज्यादा जहालत और हमाकत की बात और कोई नहीं होगी। ये अलहदा अमर है कि बाज़ औक़ात हम कोई बात कहते हैं और वो उसी वक्त ज़हूर पजीर हो जाती है। इसका कतन ये मतलब नहीं कि वो काम हमारे कहने से हो या हम उस काम के होते वक्त या होने के बारे में जानते थे।
इन लम्हात में दर हकीकत हमारी आगाही कुदरत के निज़ाम पर कहीं ट्यून हो जाती है और कुदरत के ऐसे राज हम पर मुनकशिफ हो जाते हैं जो ख्याल की कुदरत में हमारे जहन में पैदा होता है और बेख्तियार जुबान से फिसल जाता है। ये महज एक इत्तफाक होता है और हासा हसीन इत्तफाक होता है जो हमें मुसरत के साथ साथ एक हैरत से भी दोचार करता है। मैं भी उस वक्त एक दिलचस्प हैरत से दोचार था। जैसे ही मैं फोन पर पाशा से कहा कि वो लोग हाई रूफ से बाहर आ रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा उसी लम्हे हाई रूफ का दरवाजा खुला और पीछे बैठे हुए दोनों अफराद बाहर निकल आए। ड्राइवर अलबत्ता अपनी सीट पर मौजूद रहा। मैं उनसे इतने ही फासले पर था कि उनकी बातों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। यकीनी बात है उन्होंने गाड़ी से बाहर आने पर पहले आपस से मुशावरत की होगी। बहरहाल जैसे ही मेरे जहन में उनके बारे में ख्याल उभरा, वो गाड़ी से बाहर आ गए। मैं पिछले कई दिनों से ची की एडवांस मशक़ें कर रहा था, जिससे मेरी बातनी कुव्वतों में बेपनाह इजाफा हुआ था। मुमकिन है मेरी आगाही ची की कुव्वत के तुफैल ही मुतहरिक हो गई हो और उसकी फालियत अचानक बढ़ गई हो। महसूस औकात में इंसान के सोचने समझने और अमल करने की सलाहियत वैसे भी बढ़ जाती है। ची की अफादियत और कार फरमाइयाँ रफ्ता रफ्ता मुझ पर मुनकशिफ हो रही थी। ची बहुत ही पुरस्कार और हैरत अंगेज कुव्वत का नाम है। ये पेट के ज़ेरी हिस्से में नाफ और रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे के दरमियान हाबीदा हालत में मौजूद रहती है। इससे काम लेने के लिए महसूस मशकों के जरिए इसे बेदार किया जाता है और बड़ी ही महारत से इसे काबू में करके बहुत ही मुफीद काम लिए जा सकते हैं। ये कुव्वत इंसानी जिस्म में किसी जनरेटर के तौर पर काम करती है और इसकी मदद से जिस्म के तमाम निजामों को फाल और ज़ूद-हिस बनाया जा सकता है। बाज लोग ची का तलफ़ुज़ शी भी करते हैं। बुद्ध भिक्षु का एक रहनुमा और शाओलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट्स का बानी बुद्धि धर्मा ची की कुव्वत पर बहुत ही जोर देता था और उसकी बेदारी के लिए अपने शागिर्दों को सांस की महसूस मशकें अपनी निगरानी में कराता था। उन्हीं में से चंद मशकें मास्टर हींग पाई ने मुझे भी करवाई थी और वो दूसरी एडवांस मशकों के बारे में मुझे तफसीलात बता दिया करता था, जो आजकल मैं बड़ी ही बाकायदगी से कर रहा था। बुद्धि धर्मा के मुताबिक जिस शख्स के जिस्म के बलाई हिस्से में ची हो और सीना गंदी हवा से भरा हो, उसे निहायत ही आसानी से गिराया जा सकता है और उसके बिलअक्स वो शख्स जिसके सीना यानी फेफड़े ताज़ा हवा से भरे हुए हों और ची जिस्म के ज़ेरी हिस्से में मुर्तकिस हो, वो नाकाबिले तस्हीर हो जाता है। मैं यही सब सोचते हुए पब्लिक कॉल ऑफिस से बाहर निकल आया। उस वक्त वही हाई रूफ से बाहर आने वाले अफराद कोठी की जानिब पेशकदमी कर चुके थे। वो कोठी जो अभी तक फरीद पाशा की मलकियत थी और उसके खुफिया तहखाने में सिक्योरिटी गार्ड किसी धाती पेंडुलम की मानित टू एंड फ्रो हरकत कर रहा था। नायलॉन की मजबूत डोरियों में जकड़े हुए उसके बदन की ये हरकत, बल्कि उसके बदन की ये आगे पीछे की हरकत किसी निशाने इबरत से कम नहीं थी। मेरी निगाह उन्हीं दो अफराद पर जमी थी और मैं दबे कदमों सफेद हाई रूफ की जाने बढ़ रहा था। उनमें से एक ने गर्म चादर की बिल्कुल बुक्कल मार रखी थी, जबकि दूसरे ने लेदर जैकेट पहन रखी थी। मौसम में अगरचे हुन की दर आई थी, मगर ऐसी भी सर्दी नहीं थी कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल या उसकी जरूरत पेश आती। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने स्लीवलेस स्वेटर पहन रखा था। मैं समझ गया कि उन्होंने अपने लिबासों में किसी किस्म के आछी हथियारों को छुपाने के लिए वो सवांग भरा था। कोठी की जाने बढ़ते हुए दो अफराद के कदमों में मुझे ये अंदाजा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो मेरी खबरगिरी के लिए उस तरफ जा रहे थे। वो दोनों कोठी के गेट के सामने पहुंचकर रुक गए और चुकन्ना नजर से दाएं बाएं देखने लगे। उनके अंदाज में बड़ी ही पुरस्कारियत पाई जाती थी। वो कोठी में दाखिल होने से कबल अपने गिरदोपेश का जायजा ले रहे थे। मैं इस दौरान बड़े ही मोहतात कदमों से चलते हुए सफेद हाई रूफ के नजदीक पहुंच गया। गाड़ी के अंदर मौजूद ड्राइवर की नजर भी उन्हीं पर लगी हुई थी, इसीलिए उसे वहां मेरी मौजूदगी का एहसास न हो सका। उस वक्त लगभग शाम के 5 बजे थे और शाम और रात से गले मिलने की तैयारी में थी। सफेद हाई रूफ शाह जमाल रोड के जिस हिस्से में खड़ी थी, वहां इक्का दुक्का गाड़ियों के गुजरने के सिवा किसी किस्म का रश वगैरह नहीं था। मैंने देखा कि कोठी के गेट पर पहुंचने वाले वो दोनों अफराद ये के बाद दीगरे अंदर कूद गए। गेट को हमने अंदर से बंद कर रखा था, इसीलिए उन्हें छलांग लगाकर अंदर जाना पड़ा। जब हमारा ताकुब करके वो वहां पहुंचने वाले अफराद कोठी के अंदर गायब हो गए तो मैं आहिस्तगी हाई रूफ के ड्राइवर की समझ पड़ गया। उसी वक्त में हर नौयत की कार्रवाई के लिए मैं तैयार था। मुझे कोठी के अंदर जाकर किसी भी किस्म की वाहियात सूरत हाल से साबका पड़ सकता था
इसलिए जरूरी था कि किसी बैरूनी मुदाहलत को रोकने का बंदोबस्त कर लिया जाए, और उस वक्त मेरी नजर में ड्राइवर से ज्यादा बढ़कर मुदाहलतकार और कोई नहीं हो सकता था। मैं खामोशी से उसके पहलू से रेंग गया। भाई साहब, मैंने अचानक भराई हुई आवाज में उसे मुखातब किया। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। पहले भी मैं यही समझा कि वो जो कोई भी है, अगर मुझे देख लेता तो पहचान जाता, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा ख्याल बातिल साबित हो गया। उसकी आंखों में मुझे शनासाई का शायबा तक नजर न आया। उसके चौंकने की महज वजह यह थी कि उस वक्त वो पूरे ही इन्हमाक से कोठी की समत देख रहा था, और मेरे अचानक मुखातब करने ने उसे गड़बड़ा दिया था। मैंने उसकी सवालिया नजर के जवाब में पूछा, भाई साहब, शाह जमाल का मजार किस तरफ है? वो मुझे कोई भटका हुआ राहगीर समझा। सर से पांव तक मुझे देखने के बाद उसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, जाओ, पहले थोड़े ही फासले पर तुम्हें मजार नजर आ जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि वो मुझे पहचाना नहीं था। बसूरते दीगर मेरे पास उसका शाफी इलाज मौजूद था। फरीद पाशा ने मुझे बताया था कि इस इलाके में एक रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह जमाल का मजार भी वाक़या है। ये मालूमात उस वक्त काम आ गई थी। मेरे पास बहुत ही कम मोहलत थी। कोठी के अंदर दाखिल होने वाले अगर बाहर निकल आते तो उनसे निपटने में कदरे मुश्किलात पेश आती। कोठी के अंदर वो बासानी ट्रीट किए जा सकते थे। मैंने ड्राइवर पर चंद लम्हात सरफ किए और बिजली की सूरत से उसकी गर्दन पर पाई जाने वाली एक महसूस रग को मसल कर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया। उसका सर मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग पर इस तरह टिका दिया था कि दूर से देखने वाला कोई भी शख्स यही समझे कि वो ऊँग रहा है। अगले ही चंद सेकंड में मैं आवाज पैदा किए बगैर कोठी के अंदर पहुंच चुका था। जब मैं सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन के हमरा कोठी में दाखिल हुआ था तो मेरी हैसियत एक खरीदार जैसी थी, इसलिए मुख्तलिफ कमरे दिखाते वक्त हादम हुसैन उनकी लाइट्स ऑन कर रहा था, जिनमें से बेशतर कमरों में रोशनी हो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि नौवारद पहले रोशन कमरों में ही झांकते। इन रोशन कमरों की बदौलत कोठी के बाकी हिस्सों में भी अंधेरा महसूस हो रहा था। मैं अंधेरे की आड़ लेते हुए कदम कदम मुहतात अंदाज से आगे बढ़ाने लगा। फिर वो मुझे दिखाई दे गए। वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हो रहे थे जिसकी हैसियत हाल जैसी थी, और उसकी एक दीवार में खुफिया तहखाने का चोर रास्ता भी निहायत ही पुरस्कार अंदाज में मौजूद था। मुझे अपनी कार्रवाई के लिए वो हालनुमा बड़ा कमरा बहुत ही मुनासिब और मौजू नजर आया। वो दोनों जैसे ही हाल में दाखिल होकर मेरी निगाह से ओझल हुए, मैं बड़ी तेजी से उनकी जानिब लपका। उन्होंने हाल का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने कमरे में अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके बोलट चढ़ा दिया। वो पलटकर हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम लोग मुझे तलाश करते फिर रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। उन्होंने एक लम्हे के लिए मानीहेज नजर से एक दूसरे को देखा। मैंने इनका निगाही महफूम पढ़ लिया। वो मुझे वजदान की हैसियत से पहचान गए थे। उनकी आंखों में कुछ इसी किस्म के तासुरात थे जैसे उन्हें अचानक मुझे अपने सामने देखकर यकीन न आया हो। चादर की बुक्कल वाले शख्स ने अचानक एक अजीब हरकत की। उसने अपने बदन से चादर खींचकर मेरी जानिब उछाल दी। मैंने हाथ के धक्के से अपनी समत आने वाली चादर को एक तरफ फेंका। इस दौरान में वो शख्स अपने लिबास से रिवॉल्वर बरामद कर चुका था। उसका कद 5 फुट 10 इंच रहा होगा। जैकेट वाले पस्ता कामत शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही हमारे सामने आ गए, वरना हमें तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर सामने लाना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। ये हजरत अब निकाल लो, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और मेरे हाथ पांव भी सलामत है। मैं ये जुमला अता करते हुए बड़ी ही जची तुली नजरों से दुबले पतले रिवॉल्वर बरदार शख्स की तरफ भी देख रहा था। मेरा असल टारगेट वही था और मैं मुनासिब मौका हाथ आते ही उसे निशाना बनाना चाहता था। पस्तकामत जैकेट पोस्ट शख्स ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे हाथ पांव तो हम जरूर तोड़ेंगे, मगर तुम्हें जिंदा सलामत रखना हमारी मजबूरी है। तुम किसी हाथी के बरक्स हो। तुम्हारी जिंदा डिलीवरी हमारे लिए ज्यादा सुदमंद साबित होगी। मरने के बाद तो तुम लाख के क्या कख के भी नहीं रहोगे। मैंने चौंक कर उसे देखा और गैर महसूस पेशकदमी करते हुए उससे सवाल किया, तुम मुझे पकड़कर किसे डिलीवर करना चाहते हो? तुमने अभी किसी डिलीवरी का जिक्र किया है। मेरी हरकत को रिवॉल्वर बरदार ने महसूस कर लिया। इससे पहले कि उसका गैरनरमा साथी मेरे सवाल का जवाब देता, उसने रिवॉल्वर को वार्निंग के अंदाज में लहराते हुए कहा, वजदान को चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, वरना तुम जान से जाओगे। अगर मैं जान से चला गया तो तुम्हारे लिए बेकार हो जाऊंगा। मैंने रिवॉल्वर बरदार की आंखों में आंखें गाड़ कर कहा, तुम्हारे इस गैंडे साथी ने बताया है कि मैं कोई हाथी नहीं हूं।
जो जिंदा लाख रुपए का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। मज़कूरा शख्स तंबीही अंदाज में मुझसे गोया हुआ, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ और खामोशी से खुद को हमारे हवाले कर दो। अगर हमें मजबूर करोगे तो हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सुना है तुमने कराची में बड़ी थरथली मचाई हुई थी, लेकिन बच्चों एक बात जहन में रखना, ये लाहौर है, यहाँ एक से बढ़कर एक अथरा पड़ा है। तुम किसी गलत फहमी के शिकार न रहना। इधर बंदा गुजारते हुए जरा भी कोई देर नहीं लगाता। उसकी बकवास के दौरान में मैंने हम तीनों के दरमियान कदरे फासले को जहन नशीन कर लिया, लिहाजा एक्शन में कोई कबाहत नहीं थी। मेरे जहन ने एक एक सूत का हिसाब कर लिया था। मैंने धमकी देने वाले गैंडा सूरत शख्स की तरफ देखते हुए बड़े ही भोलेपन से कहा, यार नाराज क्यों होते हो? मुझे पकड़ने आए हो तो पकड़ लो। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। बात खत्म करते ही मैंने दोनों हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिए। वो यही समझा कि मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाला हूँ। वो बड़ी तेजी से एक कदम पीछे हट गया। इस तरह उसने मुझे मेरा मतलूबा जाविया फराहम कर दिया था। अब मैं बासानी उन दोनों को शिकार कर सकता था। फिर इससे पहले कि वो मेरे इरादे को भांपने की कोशिश करते, एक बिजली से चमकी। मैंने पलक झपकने में एक बैक फ्लिक लगाई और पस्ता कामत जैकेट पोच के सामने पहुंच गया। और इस तरह की इस गैंडे की आड़ भी मुझे असर थी। अगर रिवाल्वर बरदार मुझे निशाना बनाने की कोशिश करता तो गोली गैंडे की मोटी पुश्त में पेवस्त हो जाती। मेरी इस गैर मुतवक्का हरकत पर रिवाल्वर बरदार बौखला गया। उसकी बौखलाहट से फायदा न उठाना अजीम तरीन हमाकत होती। मैंने गैंडन शख्स की थोड़ी पर एक फुलादी पंच रसीद किया और फ्रंट रोल करते हुए रिवाल्वर बरदार के पास पहुंच गया। फिर मैंने उसे फायर करने का मौका नहीं दिया। उसका रिवाल्वर वाला हाथ सीधा होने से पहले ही मैं हरकत में आ चुका था। मैंने बड़ी ही सूरत से उसके बाजू को ब्लॉक किया और पुश लॉक लगाते हुए मरोड़ा देकर उसको पुश पर एक जोरदार किक रसीद कर दी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने साथी की जानिब गया और उसे टकराकर जमीन बोस हो गया। इस तसादम के नतीजे में रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। ये तमाम अमल बयान करने में हासा तवील और पेचीदा नजर आता है, लेकिन इसकी तकमील में सिर्फ 5 सेकंड सर्फ किए थे मैंने। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे एक्शन में किस कदर बरक रफ्तारी पाई जाती थी। ये सब मुरत्तब कॉम्बिनेशन का खेल था। बैक फ्लिक, पंच, फ्रंट रोल किक, ब्लॉकिंग, पुश किक और राउंड हाउस किक एक लम्हाती सिलसिले की कड़ियां थी। मैंने एक तवील जंप लगाई और कमरे के फर्श से रिवाल्वर उठा लिया। करीबी दीवार पर कपड़े लटकाने वाली खूंटियां नजर थी। मैंने रिवाल्वर को एक खूंटी पर लटका दिया। इस दौरान में वो दोनों उठकर खड़े हो चुके थे। मैं पलटकर उनकी तरफ बढ़ा तो मुझे एक मरतबा फिर चौंकना पड़ा। इस दफा मुझे पस्ता कामत गैंडे के हाथ में एक पिस्टल चमकता हुआ नजर आया। उसे वहीं खड़े खड़े पिस्टल को धमकी अमेज अंदाज में लहराते हुए मुझे वार्निंग दी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना वरना मैं भून के रख दूंगा। तुम झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुमने फायरिंग करके मुझे भून डाला तो मेरी जिंदा डिलीवरी कैसे करोगे? और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर जरा वक्फा दिया, फिर कहा, मैंने तो पहले भी तुम्हें पेशकश की थी कि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। आओ मुझे पकड़ लो। मैं एक मरतबा फिर यही पेशकश दोहराता हूँ, आओ मेरी तरफ बढ़ो। मैंने इसके साथ ही हल्की पेशकदमी शुरू कर दी। मेरी इस हरकत के जवाब में हालनुमा कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। गैंडे ने मुझे रोकने के लिए मेरे कदमों में फायर किया था। गोया मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर दोनों पांवों से हवा में मैं उछला। मैंने यही जाहिर करने की कोशिश की थी कि फायरिंग से मैं खुद को बचा रहा हूँ। मेरी जगह कोई और शख्स भी होता तो गैर इरादी तौर पर वो भी ऐसी ही हरकत करता, मगर मैंने वो सब कुछ बिला इरादा किया था, इसलिए वो लोग मेरी चाल में आ गए। मेरा हवा में उछलना क़यामत ढा गया। ये उछाल समरसाल्ट के लिए थी। शाओलिन टेम्पल में मुझे खड़े खड़े कदमों पर उछलने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। मैं बासानी 6 फुट तक जंप कर सकता था। बास महसूस हालात में ये बुलंदी 8 से 10 फुट तक पहुंच जाती। इस बुलंदी के निसार उस जमीन पर होता था जहां से उछलने की कोशिश की जाती थी। मेरा बदन जन से हवा में रोल हुआ और मैं फ्रंट समरसाल्ट लगाते हुए पिस्टल वाले गैंडे के नजदीक चला गया। इस दौरान उसने मुझे फायरिंग का निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिस्तौल से होने वाले फायर और गोलियां छत और दीवारों के प्लास्टर को उधेड़ने के सिवा कोई काबिल जिक्र कारनामा सरंजाम न दे सकी। इस फायरिंग से मुझे एक फायदा पहुंचा और वो ये कि उसके पिस्तौल का क्लिप खाली हो गया। जब मैंने उसके सामने लैंडिंग की तो उसके पिस्तौल से ठक ठक की आवाजें खारिज हुई। फिर उसी लम्हे पिस्तौल की महसूस ठक ठक में गैंडे की करा भी शामिल हो गई। मैंने जमीन पर कदम टिकाते हुए एक तूफानी मुक्का उसकी पकोड़ा नाक पर जड़ दिया था।
वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया, फिर संभलकर मुझ पर हमला आवर हो गया। पिस्तौल का क्लिप खाली हो चुका था। उसने हाली पिस्टल खींचकर मुझे मारने की कोशिश की। कोशिश इन मानों में कि मैंने उसके इरादे को नाकाम बना दिया। उसके बाजू की हरकत में आते ही मैं बैट लगाने वाले अंदाज में नीचे बैठकर खड़ा हो गया। इस दौरान में हाली पिस्टल मेरे सर के ऊपर से प्रवास करते हुए उस दीवार से जा टकराया जहां एक खूंटी पर पहले ही एक रिवॉल्वर को लटका चुका था। इस हमले में नाकामी के बाद वो गैंडा नमा शख्स असलन नस्लन गैंडे की माफिक चिंगाड़ते हुए मेरी जानब बढ़ा। उसकी पकोड़ा नाम मेरी धुआंधार पंच खाने पर फूलकर कुप्पा हो गई थी और उसमें से बाकायदा खून भी रिस रहा था। इन हालात में उसका चेहरा बड़ा ही वहशतनाक मंजर पेश कर रहा था। मैं जी जान से उसकी हाथर तवाजा करने के लिए तैयार खड़ा हो गया। वो बड़े ही जारहाना अंदाज में मुझ पर पिल पड़ा। मैंने उसके मुक्के को कामयाबी से ब्लॉक किया, फिर अपने पेट की जानब आने वाले उसके घुटने को रोका। मेरी हर रोक के जवाब में वो वार करता। मैं उसके पैदर पे हमलों को रोकने के लिए उसे जवाब देने का इरादा कर ही रहा था कि उसके साथी को मैंने एक जानब बढ़ते देखा। वो हमें मसरूफ पाकर मक्कारी दिखाना चाहता था। वो दीवार की जानिब बढ़ रहा था जहां मैंने उससे छीनकर रिवॉल्वर लटका रखा था। उसकी चालाकी को समझते ही मैंने गैंडा नमा शख्स को अड़ंगा लगाकर एक तरफ फेंका और तेजी से दूसरे मकार शख्स की तरफ बढ़ा। फिर कबल इसकी कि वो रिवॉल्वर तक पहुंच पाता, मैंने उसे जला दिया। वो अपने मकसद में नाकामी के बाद तनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए रिवॉल्वर खूंटी से उतारा और उसे अपनी जेब में ठोंसने के बाद अपने दुश्मन की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस अमल में मुझे थोड़ी ताहीर होगी क्योंकि उसी लम्हे मुझे अपने कंधे पर उसके पांव की जरब महसूस हुई। मौका पाकर वो मुझे एक और किक मारने की कोशिश कर रहा था। उसकी किक में ज्यादा फोर्स नहीं थी। वो बाकायदा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, बस लड़ाई भड़ाई वाला लगता था। उसकी किक खाकर मैं पलटा और जवाबी हमले के तौर पर मैंने एक बैक पुश किक उसके पेट में रसीद कर दी। वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। मैंने यके बाद दीगरे लेफ्ट एंड राइट राउंड हाउस में किक्स लगाई। वो खुद को बचाते हुए पीछे हटने लगा। मैंने एक लंबा स्टेप लेकर उसे साइड किक मारी। वो किसी फुटबॉल की माने सामने वाली दीवार से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में उसका जिस्म हवा में उछला, फिर वो धड़ाम से जमीन बोस हो गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा। उस वक्त गैंडा नमा शख्स भी मेरी जानिब बढ़ा। हमने बैक वक्त जमीन पर पड़े हुए शख्स को मुलाहिजा किया। हमारा तनकीदी जायजा बड़े ही संगीन नतायज का हामिल था। जमीन बोस शख्स के सर से खून जारी हो गया था। संगी दीवार से टकराव के नतीजे में उसकी खोपड़ी चटक गई थी। वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसकी हालत ने गैंडे को खून में मुब्तला कर दिया। वो बड़े ही वहशतनाक अंदाज में मुझ पर हमलावर हो रहा था। मैं उसकी तमाम तर वहशत और दहशत के लिए तैयार खड़ा था। उसे बिल्कुल किसी असली गैंडे की मानद मेरे पेट में टक्कर मारने की कोशिश की। अंदाज ऐसे ही था जैसे अपने कातिल सींगों से मेरा पेट फाड़ने वाला है। मैं एक कदम पीछे को उछला और किसी माहिर बुल फाइटर की तरह 2 हाथों का डबल चॉप उसके सर पर रसीद कर दिया। ये एक भरपूर जरब थी। मजरूब जख्मी गैंडे की तरह डकराते हुए उल्टे कदमों पीछे को हटने लगा। उसे दोनों हाथों से अपने सर को थाम रखा था। उसके चेहरे पर बेपनाह तकलीफ जाहिर हो रही थी। एक हमलावर पहले ही मेरी मारपीट से बेहोश हो चुका था। उसके होश में आने के बारे में कोई हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता था। कोई भी शख्स पूरे वसूख से नहीं कह सकता था कि उसकी आंख इसी जहान में खुलेगी या अगले जहान में खुलेगी। मैं दूसरे दुश्मन यानी गैंडानमा हमला आवर को बेहोशी में पहुंचाने के हक में नहीं था। मुझे इन लोगों से बहुत सी मालूमात हासिल करना थी। अगर गैंडा भी बेहोश होकर किसी बेजुबान शख्स की सूरत धार लेता तो फिर सवाल किससे करता। इस एहतियात के पेश नजर मैंने गैंडे के सर और जिस्म के बलाई हिस्से को निशाना न बनाने का फैसला किया और उसके संभलने से पहले ही उसके सर पर पहुंच गया। उसने हाथों के प्याले में से सर निकालकर बड़े ही सरासीमा नजर से मुझे देखा। मैंने लगातार बड़े ही तूफानी अंदाज में 4-5 नी शॉट्स उसकी टांगों, खसूसन घुटनों और पिंडलियों पर रसीद कर दिए। वो लड़खड़ाते कदमों और कपकपाती टांगों के साथ जमीन पर गिर गया। मैंने आगे बढ़कर उसके पेट में एक ठुड्डा मारा। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया। उसके हलक से अजीबोगरीब अजियतनाक आवाजें खारिज होने लगी। उसने दोनों हाथों से पेट को पकड़ रखा था और किसी ज़बा किए हुए जानवर की तरह तड़प रहा था। मेरे ठुड्डे ने उसके पेट के किसी अंदरूनी अज़ा को बुरी तरह मजरूह कर दिया था। मैंने तड़पते फड़कते उस ग्रांडेल शख्स को कॉलर से पकड़कर घसीटा और उसके बेहोश साथी के पास ले आया। फिर मैंने उसे उसके बेहोश साथी के ऊपर फेंकते हुए होनहार लहजे में पूछा, जिंदा रहना चाहते हो या तुम्हें भी मौत की लोरी सुना दूं?
मुझसे बेदरेक पिटने के बाद वो बुरी तरह दहशतज़दा हो चुका था। लरसती हुई आवाज में बोला, मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जिंदा रहने के लिए तुम्हें जुबान खोलना होगी। मैंने पूरी सफाकी से कहा। बोला, जुबान खोलोगे या मैं तुम्हारी जिंदगी का बंद खोल दूं? वो इस वक्त हिम्मत हार बैठा था और हारे हुए शख्स की कोई मर्जी नहीं होती। उसे जीतने वाले की मर्जी पर चलना पड़ता है, उसके हर हुक्म की तामील करना पड़ती है। ये मैदान जंग का असूल है। इस असूल को तोड़ने का हौसला वही लोग रखते हैं जो जुर्रतमंद और खुददार होते हैं, जिन्हें अपनी खुदी जान और माल से ज्यादा अजीज होती है। वो अपनी इज्जत और आबरू की खातिर सब कुछ लुटा देते हैं। वो जुबान नहीं खोलते, जिंदगी हार जाते हैं। मेरे दाम में आया हुआ वो शख्स इतना गैरतमंद और खुददार नहीं था। अगर वो इस कबील का होता तो बुराई और जुर्म की राह पर कदम ही न रखता। मेरे सनसनीखेज सवाल ने उसकी आंखों में दुनिया जहां का खौफ भर दिया। उसके चेहरे पर सरसों खिल उठी। वो पहली फुर्सत में अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए उसके डरे सहमे होंठों में कपकपी नमा जुम्बश हुई और वो लर्जीदा आवाज में बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैंने पूछा, तुम किसके लिए काम करते हो? चौधरी दिलदार के लिए। उसके हलक से नहीफ सी आवाज बरामद हुई। मैंने संगीन अल्फाज में दरियाफ्त किया, ये तुम्हारी माँ का यार चौधरी दिलदार कौन है? हमारा बास है, उसने बामुश्किल उगला। और इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।